हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम यूपीएससी और यूपीपीसीएस मेंस आंसर राइटिंग सीरीज का डिस्कशन कर रहे हैं और इसी क्रम में हमारा आज 59वां दिन है, जिसमें हम एक क्वेश्चन जीएस पेपर 4 का जो कि केस स्टडी होगा उसके डिस्कशन करेंगे और दूसरा क्वेश्चन जिसकी हम केवल स्ट्रक्चरिंग करते हैं, यानी एक क्वेश्चन जो कि हम पूरे मॉडल आंसर को देखते हैं कि 250 शब्दों में केस स्टडी कैसे लिखनी है, और दूसरा उत्तर जो कि मैं केवल कंटेंट बताता हूं आपको और इसके अलावा स्ट्रक्चरिंग बताता हूं कि ये चीज़ें होनी चाहिए एग्जाम में। जब आप आंसर लिखेंगे तो ये चीज़ आपको होनी चाहिए, तो वो बताता हूं, बाकी आपको आंसर खुद से अरेंज करना होता है। और जैसा कि जो हमारा नया पैटर्न है उसमें ये जो क्वेश्चन है आपके सामने वो मैं पहले ही टेलीग्राम चैनल यूपीएससी हिंदी पे अपलोड कर दे रहा हूँ, तो आप सीधे अगर टेलीग्राम पे सर्च करेंगे कैपिटल में यूपीएससी हिंदी, सारे कैपिटल में हो तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका कि लोगो ये है आपके सामने देख सकते हैं। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो एक महत्वपूर्ण सूचना है कि अगर आपने अब तक सब्सक्राइब बटन को क्लिक नहीं किया है, साथ में अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर नहीं किया है, तो कृपया इसे जल्दी से जल्दी शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2019 की जो सिविल सेवा की परीक्षा हुई है उसमें हिंदी माध्यम से इंटरव्यू में अपीयर हुआ हूँ। तो सीधे हम केस स्टडी की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, मैं केस स्टडी एक बार पढ़ता हूँ, उसके बाद कुछ चीज़ें बताता हूँ क्या है। तो देखिए, आप एक प्रतिष्ठित कॉलेज के विज्ञान विभाग में एक शिक्षक हैं। अच्छा, केस स्टडी शुरू करने से पहले मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ कि आपने अगर आज आपका पहला दिन है इस प्लेटफॉर्म पे, या आपने पुराने केस स्टडी जो इस प्लेटफॉर्म पे मैंने डिस्कशन किया है उसको नहीं देखा है, तो कृपया प्लेलिस्ट में जाएं और सारी केस स्टडी देख जालें, क्योंकि धीरे धीरे हमारा केस स्टडी का जो टाइप है वो चेंज होता जा रहा है। धीरे धीरे हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। केस स्टडी में शुरू में ही जो शुरू के 1-2 लेक्चर हुए थे उसमें मैंने थोड़ा डिस्कशन डिटेल में किया था, उसमें बताया था कि केस स्टडी में ये पॉइंट्स होने चाहिए, ये पॉइंट्स नहीं होने चाहिए। जो आप केस स्टडी पढ़ते हैं तो आप क्या सोचते हैं, तो हर लेक्चर में वो चीज़ बताना इतना संभव नहीं है, तो हर बार हम एक ही चीज़ को रिपीट करना मेरे लिए बहुत पॉसिबल नहीं है। तो मैं सीधे कंटेंट पे डिस्कशन करूँगा। केस स्टडी सीखने के लिए मैंने प्रॉपर हेडिंग बनाई है, आप देखेंगे अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे जो कि डेली आंसर राइटिंग प्लेलिस्ट है, तो उसमें प्रॉपर लिखा हुआ है कि टाइप 1 केस स्टडी, टाइप 2 केस स्टडी। तो इस तरीके से आप उसको सारे देख डालें तो आपको चीज़ें अपने आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। हालांकि अगर आप पहली बार ये सीधे देख रहे हैं तो भी मैं कोशिश करूंगा कि इतना आसान बना दिया जाए कि आपसे हो जाए, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लेलिस्ट को अवश्य देखें। तो देखिए, प्रश्न क्या है। आप एक प्रतिष्ठित कॉलेज के विज्ञान विभाग में एक शिक्षक हैं, यानी आपका पद क्या है, शिक्षक। आपके विभागाध्यक्ष आपके अच्छे परामर्शदाता रहे हैं और आपकी करियर की प्रगति में उन्होंने आपका मार्गदर्शन किया है, यानी उनका बहुत ही आपके करियर में योगदान रहा है। ठीक है, आपको अपने एक छात्र से पता चलता है कि विभागाध्यक्ष अपने निवास पर निजी ट्यूशन प्रदान करते हैं, जिसे विभाग में कई अन्य लोगों द्वारा नापसंद किया जाता है। तो यहाँ पे क्लियर बताया है कि विभागाध्यक्ष ट्यूशन देते हैं, लेकिन कई लोग इसको मना करते हैं, मतलब उनको बुरा लगता है इस बात का। इस बात की भी अफवाह है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि अफवाह है कि वह अपना ट्यूशन लेने वाले छात्रों को अतिरिक्त अंक दे रहे हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि यह पुष्ट नहीं है, अफवाह है, उड़ रही है बात। ठीक है, कि जो ट्यूशन ले रहे हैं छात्र उनको वो अतिरिक्त अंक दे रहे हैं। पूछे जाने पर उनका उत्तर है कि वह अकेले नहीं है और साथ ही कुछ अन्य शिक्षक भी निजी ट्यूशन दे रहे हैं। वह आपको आश्वस्त करते हैं कि यह छात्रों के लिए लाभदायक है, क्योंकि उनमें से कुछ पर अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आपने उनसे बताया कि देखिए, आप कोचिंग पढ़ाते हैं क्या, तो उन्होंने कहा हाँ भाई देखो पढ़ाता हूँ और बहुत ज़रूरी है। यार कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं समझ में आता है, तो उनके लिए कोचिंग पढ़ाना बहुत उनके लिए भी हेल्पफुल है, मेरे लिए भी हेल्पफुल है। तो उन्होंने आपसे बताया, ठीक है, और ये भी बता रहे हैं कि और भी लोग हैं ना, हम तो कर ही रहे हैं, हम और भी लोग कर रहे हैं। तो उन्होंने ये भी बताया कि यार बहुत लोग करा रहे हैं तो हम कर दिए, तो ऐसा क्या कर दिए। तो ये बात उन्होंने कही। वह आपको इस संबंध में हंगामा न मचाने का परामर्श देते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके शुरू से ही परामर्शदाता रहे, तो उन्होंने फिर से एक बार परामर्श दिया। और अप्रत्यक्ष रूप से आपको मूल्यांकन रेटिंग के संबंध में याद दिलाते हैं, जो इसी सप्ताह नियत है, यानी अगले हफ्ते क्या है आपकी मूल्यांकन होने वाली है। ठीक है, आपने गए, उन्होंने कहा कि देखो बेटा तुम्हारा भी होने वाला मूल्यांकन, और हंगामा मत करो, शांति से तुम भी जियो खाओ ऐश करो, हम भी जिए खाएं ऐश करें, ऐसा उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से कहा, सीधे आपको धमकी नहीं दी। आप जानते हैं कि अच्छी रेटिंग से निश्चित रूप से आपको उचित पदोन्नति मिलेगी। विभाग अध्यक्ष 4 महीने में ही रिटायर होने वाले हैं। अब एक आखिरी में जाते जाते ये जो केस स्टडी बनाए भाई साहब ने, इन्होंने क्या किया, एक गोला और मार दिया कि विभाग अध्यक्ष 4 महीने में रिटायर होने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए प्रश्न पढ़ता हूं मैं। इस स्थिति में आप किन दुविधाओं का सामना कर रहे हैं। पहली बात, दुविधाएं आपको बतानी, यानी डिलेमा। कौन सा डिलेमा आपके सामने है ये बताना आपको। उस कार्यवाही पर प्रकाश डालिए जिसे आप अपनाएंगे और इसके कारण बताइए। अब आपको कारण सहित कार्यवाही बताना है। अच्छा, एक चीज जो सामान्यतः एरर होती है ऐसे प्रश्नों में, मैं पहले बता दूं। ठीक है, देखिए पहली बात ये
आपको एग्जाम में 250 शब्दों में आंसर लिखना है, इस बात का ध्यान में रखिएगा। अतः आपके पास समय और टाइम नहीं है कि आप हितधारक बताएंगे, बैठ के इस पूरे मुद्दे को समझाएंगे कि ये मुद्दा है, ये चीज़ है। आपके पास इतना टाइम बिल्कुल नहीं है। शॉर्ट में इंट्रोडक्शन होगा 25 से 30 शब्दों का, मैक्सिमम आप 40 शब्द लिख सकते हैं क्योंकि 2 ही प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आप दुविधाएं लिख रहे हैं, यहाँ पे दुविधाएं हैं, डिलेमा। तो डिलेमा जब आप लिखेंगे तो आपको क्या करना होगा, मूल्यों के मध्य तुलना करनी होगी। जैसे आप डिलेमा लिख रहे हैं तो आप सीधे बताएंगे कि डिलेमा किसके किसके बीच में है, कर्तव्य निष्ठा यानी पद के कर्तव्य की बनाम जो परामर्शदाता के प्रति निष्ठा यानी जो आपके सीनियर है उनके प्रति निष्ठा। आप केवल जो सीधे मूल्य आप बताएंगे, इस मूल्य वर्सेस इस मूल्य, आप बताएंगे कि समानुभूति जो कि गरीब छात्र उनके प्रति समानुभूति वर्सेस किसकी है, अपने स्वहित कि आप अगर शिकायत नहीं करेंगे क्योंकि इन्होंने आपसे कहा है कि यार देखो हंगामा मत बचाओ और तुम भी याद रखो कि तुम्हारा भी अगली बार मूल्यांकन इसी हफ्ते होने वाला है। ठीक है, तो आप जब दुविधा बताएंगे तो आपको दुविधा क्या करनी है, मूल्यों के आधार पे यानी वैल्यूज के मध्य आपको दुविधा हेडिंग डालना है। तो इस बात को एकदम रट लीजिए, इस बात को समझ लीजिए। दूसरी बात जो अधिकतर विद्यार्थी गलत करते हैं, अच्छा आप लोग पता नहीं करते होंगे कि नहीं करते होंगे, मैं जब 2018 में पहली बार मेंस लिख रहा था तो मैं अधिकांश ये गलती करता था। अब तो मेरी सही हो गई ये गलती। मैं क्या करता था, प्रश्न में पूछा है उस कार्यवाही पर प्रकाश डालिए जिसे आप अपनाएंगे, इसके कारण बताइए। यानी आपको क्या करना है, सीधा कार्यवाही बताना है कि मैं ये काम करूंगा, 1 सेकंड नंबर पे ये काम करूंगा, 3rd नंबर पे ये काम करूंगा, 4th नंबर पे ये काम करूंगा, ऐसे ऐसे करूंगा तो मुद्दे का समाधान हो जाएगा। मैं क्या करता था, विकल्प बताता था। पहले विकल्प बताता था, मेरे पास ये विकल्प है 1 2 3 4, उसके बाद बताता था मैं ऐसे ऐसे विकल्प का चयन करूंगा। तो ये गलत है। आपसे सीधे डिमांड कर रहा है, प्रश्न की डिमांड क्या है कि सीधे कार्यवाही बताओ क्या करना है, विकल्प नहीं पूछा है। अगर यहीं पे प्रश्न पूछा होता आपके पास क्या विकल्प है, आपके पास विकल्प क्या है, तब आप विकल्प बताते कि शिकायत कर दूं, शिकायत नहीं करूं। ठीक है, ऐसा ऐसा आप तब विकल्प बताते। लेकिन यहां पर आपसे ऐसा कुछ नहीं पूछा है, सीधे बोला है कार्यवाही बताइए, तो आपको सीधे कार्यवाही बताना है। ठीक, अच्छा अब कार्यवाही आपकी ऐसी होनी चाहिए, इस बात को ध्यान में रखिए कि आपके मूल्य जो कि कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी, पद के दायित्व, पेशेवर दक्षता, ये सब जो एथिक्स में वैल्यूज दी हुई हैं सिलेबस में आप देखिए, तो सिलेबस का जो वैल्यूज हैं वो आपके सामने आ जाए, ऐसी कार्यवाही हो। वैल्यूज बेस्ड आपकी कार्यवाही होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब मैं केस स्टडी एक बार जल्दी से मुद्दा समझा दे रहा हूं, हो क्या रहा है। देखिए जो 3 चीजें जो ध्यान में रखनी है आपको केस स्टडी में, पहली बात ये कि जो अफवाह है कि वो अपने ट्यूशन देने वाले छात्रों को अतिरिक्त अंक दे रहे हैं, यानी ये अफवाह है, अभी अब पुष्ट नहीं हुआ है। दूसरी बात एक जो चीज है कि ये भाई साहब 4 महीने बाद ही रिटायर होने वाले हैं। 4 महीने बाद रिटायर होने वाले, तो आप ये भी तो सोच सकते हैं, जाने दे यार 4 महीने के कौन ही लफड़ा में पड़े, इनको भी रिटायर हो जाने दो, हम भी चैन से रहें। ठीक है, तो ये बात को भी आपको ध्यान में रखना है, 4 महीने बाद रिटायर होने वाले, इसका भी यूज है। ठीक है, अच्छा आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो अकेले नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपसे कहा है, यहाँ पे क्लियर उनका उत्तर है कि ये अकेले नहीं है, कुछ अन्य शिक्षक भी निजी कोचिंग दे रहे हैं। यानी एक गुट ये हो गया जो शिक्षक निजी कोचिंग दे रहे हैं, साथ में एक दूसरा गुट ये भी है जिसे विभाग में कई अन्य लोगों द्वारा नापसंद दिया जा रहा है। यानी कई ऐसे लोग भी हैं जो निजी ट्यूशन पढ़ाने को बुरा मानते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक गुट ये है जो आपका सपोर्ट कर सकता है, एक गुट ये है जो उनका सपोर्ट करेगा। अब आपको क्या करना है, जो विभाग अध्यक्ष जो महोदय हैं, ये 4 महीने बाद रिटायर होने वाले हैं, आप ये भी एक दिमाग में रखिए कहीं आप इनका भी तो यूज कर सकते हैं। आप इनको मान लिया आपने इनको समझा दिया, जिसको हम बोलते हैं परसुएशन, इंग्लिश में बोलते हैं परसुएशन, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं अनुनयन। अनुनयन से आपने मान लीजिए इनको समझा दिया और इनको मना लिया कि यार आप मान जाइए और आप इन लोग के विरोध में काम करिए, यानी जो लोग ये अवैध ट्यूशन पढ़ा रहे हैं उसके विरोध में काम करिए। ठीक है, आपने मना लिया तो भी एक काम हो जा रहा है। दूसरा चीज आपको ये ध्यान में रखना है यार, एक जो सबसे बड़ी बात है, कोचिंग पढ़ाना, ट्यूशन देना, ये बुरी बात है कि सही बात है, आपको इस बात पे भी सोचना पड़ेगा। देखिए कई कॉलेज ऐसे हैं वहाँ पे ट्यूशन पढ़ाना वैध है, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे मैं IIT रुड़की में पढ़ा था, मेरे यहाँ ट्यूशन पढ़ाना अवैध था, वहाँ पे क्लियर था कि आप निजी कोचिंग नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, वहाँ पर क्लियर था। लेकिन कई ऐसे कॉलेज होते हैं, हमने इंटर में स्कूल में भी हमने पढ़ा होगा, तो वहाँ पे जो अध्यापक महोदय लोग हैं वो लोग कोचिंग पढ़ाते हैं। तो हर जगह ऐसा, मतलब आप कह सकते हैं हर जगह ऐसा अवैध नहीं होता है। ठीक है, तो कोचिंग पढ़ाना भी एक तरह का सही है। अवैध क्या है, अगर अतिरिक्त अंक मिल रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में फोकस होने चाहिए, इसके आधार पे आप आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो अब मैं बताता हूं सीधे आंसर। इंट्रोडक्शन में मैं सीधे मुद्दा एक शॉर्ट में, देखिए 25 से 30 शब्दों में मैंने शॉर्ट में मुद्दा समझा दिया कि ये बात है। क्या मामला है, कुछ बच्चों के ऊपर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता के बहाने
आर्थिक लाभ प्राप्ति के प्रयास से संबंधित है, जिसमें ट्यूशन लेने वाले बच्चों को पास करने जैसा अनुचित कार्य भी संभावित है। तो मैंने ये बताया कि इसमें यह भी संभावना है कि जो ट्यूशन लेने वाले बच्चे हैं उनको अनुचित लाभ दिया जा रहा है। ठीक है, तो इस बात को मैंने यहाँ पर शॉर्ट में बता दिया। पूरा मत लिखने बैठ जाइएगा, मुद्दे को पूरा समझाने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहें अगर आप इवन ये भी चाहें तो आप बिना इंट्रोडक्शन लिए सीधे सीधे दुविधाएं बता सकते हैं। इवन आप ये भी काम कर सकते हैं। मेरे कहने का ये मतलब आपको ध्यान में रखना है कि आपके पास 250 शब्द ही है। जैसे आप देखेंगे इस प्रश्न में मैंने इंट्रोडक्शन लिखा 25 से 30 शब्दों का। ठीक है, मैं आपको जल्दी से यहीं पे दिखा देता हूं। तो देखिए मेरे पास निष्कर्ष लिखने का जगह नहीं बचा। जैसे मैं निष्कर्ष क्या लिखता कि उपरोक्त कार्रवाई के माध्यम से मैंने निम्न मूल्यों का प्रदर्शन किया, यानी मैं दिखाता कि कर्तव्यनिष्ठा, हितों का टकराव आदि मूल्यों का मैंने जो है पालन किया। जो एक शिक्षक के जो मूल्य होते हैं साहस, दृढ़ता, ठीक है, अपने बच्चों का कल्याण, मैंने वो काम किया। मैंने ऐसा निष्कर्ष लिखा होता, लेकिन मेरा 250 शब्द खत्म हो गया। उसका एक सबसे बड़ा कारण क्या था? इंट्रोडक्शन लिखना। तो आप ये बात समझिए, आप या तो इंट्रोडक्शन पूरी तरह से स्किप कर दीजिए या तो और छोटा आप इंट्रोडक्शन इसको कर सकते हैं अगर आपको मन है तो। लेकिन भाई ध्यान रखिएगा कि लिमिटेड है, आपके पास टाइम स्पेस दोनों लिमिटेड है। ठीक है, स्पेस तो लिमिटेड है ही, साथ में टाइम भी लिमिटेड है। तो एक केस स्टडी मैक्सिमम 15 मिनट ही दे सकते हैं। ठीक है, तो दुविधाएं मैंने ऑलरेडी बताया कि आपको क्या बताना है, मूल्यों के, वैल्यूज के बीच में दुविधाएं। तो सार्वजनिक हित बनाम व्यक्तिगत हित, आप यहाँ पे देखेंगे पहली दुविधा मैंने लिखी है सार्वजनिक हित बनाम व्यक्तिगत हित। दूसरी दुविधा लिखी है ईमानदारी बनाम विभागाध्यक्ष के प्रति मेरी निष्ठा। तीसरी जो दुविधा लिखी है, अब इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अफवाह बनाम वस्तुनिष्ठा। चौथी दुविधा लिखी है सक्रियता बनाम निष्क्रियता। पांचवी दुविधा लिखी है समानुभूति बनाम निष्ठा। तो आप देख रहे हैं मैंने क्या लिखा है, मैंने 5 दुविधाएं बताई हैं। मैंने कैसे लिखा है? वैल्यूज के हिसाब से, जो एथिकल वैल्यूज होती हैं। दुविधाओं का मतलब क्या होता है? मैंने ऑलरेडी एक क्वेश्चन अभी मुश्किल से 1 वीक हुआ होगा, लेक्चर नंबर 50 के आसपास होगा वो, उसमें मैंने डिस्कस किया है कि एथिकल डिलेमा क्या होता है। एथिकल डिलेमा मैंने बताया था कि दोनों चीज एथिकल होता है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे एथिकल ये भी है कि विवादाध्यक्ष के प्रति मेरी निष्ठा भी एक एथिकल चीज है, क्योंकि भाई उन्होंने मेरा यहाँ तक पहुंचने में, मेरे करियर के यहाँ तक आने में बहुत योगदान दिया है। और पद के प्रति ईमानदारी भी एक मेरी, आप कह सकते हैं, वैल्यूज है। ठीक है, अब देखते हैं इसको कैसे लिखना है, एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा थोड़ा। तो मैंने क्या लिखूंगा, निजी ट्यूशन की गतिविधियों की शिकायत करने का सार्वजनिक हित, मतलब अगर मैंने शिकायत कर दिया तो इससे क्या होगा, सार्वजनिक हित होगा। जो बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जो कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, जो ट्यूशन नहीं कर पा रहे, उनका हेल्प हो सकेगी। बनाम स्वयं के लिए करियर का व्यक्तिगत हित, जो मैं अपना खुद का करियर निर्माण कर रहा हूं। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने शिकायत नहीं की, मान लीजिए मैंने शिकायत करता तो सार्वजनिक हित हो जाता, सार्वजनिक हित की पूर्ति होती। मैं शिकायत नहीं करूंगा तो क्या होगा, मेरे करियर को फायदा होगा, क्योंकि बोला है ना कि इसी हफ्ते मूल्यांकन होने वाला है। इसी हफ्ते क्या होने वाला है, मूल्यांकन होने वाला है। दूसरा मैं बताऊंगा ईमानदारी बनाम विभागाध्यक्ष के प्रति मेरी निष्ठा। जो मेरे परामर्शदाता रहे हैं, परंतु अध्यापकों ने अगर गलत किया है तो उसे प्रकट करने का भी दायित्व है। तो ईमानदारी किस चीज में है, अगर अध्यापकों ने गलत किया है तो उसे प्रकट करना ही चाहिए। ठीक है, ईमानदारी इसी बात में है। लेकिन एक विभागाध्यक्ष के प्रति मेरी निष्ठा क्या है, क्योंकि वह मेरे परामर्शदाता भी रहे। तो दोनों चीज मैंने सोची। तीसरा अफवाह बनाम वस्तुनिष्ठा। अफवाह क्या है, अभी अज्ञात है, अभी ये बात पता नहीं है, क्लियर नहीं है कि वो जो उनसे बच्चे जो कोचिंग पढ़ रहे थे उनको उन्होंने एक्स्ट्रा मार्क्स दिया, तो ये अभी अफवाह है, अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपके पास अभी मतलब आप डाउट में हैं। ठीक है, आप इस बात को समझिएगा, आप अभी डाउट में हैं। ठीक, दूसरी चीज जो चौथा पॉइंट होगा वो क्या है, सक्रियता बनाम निष्क्रियता। व्यापक हित हेतु कार्यवाही अथवा स्वयं हेतु चुप रहने का विकल्प। ठीक है, तो आप सक्रिय रहेंगे कि आप निष्क्रिय रहेंगे। अगर आप सक्रिय, आप एक तो ये भी कर सकते हैं, आप चुप्पी साध के बैठ सकते हैं कि जाने दो यार, जो हो रहा है होने दो। तो आपने निष्क्रियता अपना ली। निष्क्रियता हो गया तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपने हेतु चुप रहने का विकल्प यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि विभागाध्यक्ष ने ही आपको परामर्श दिया कि भाई साहब चुप रहो, ज्यादा बखेड़ा खड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। तो आपने विभागाध्यक्ष का परामर्श यहाँ पे मान लिया और चुप हो गए। या आप क्या कर रहे हैं, सक्रिय होके व्यापक हित हेतु कार्यवाही करें। आप देख रहे हैं कि यार नहीं, बच्चों का भविष्य बिगड़ सकता है, जो गरीब बच्चे हैं बेचारे किसी तरह से कॉलेज में एडमिशन पा रहे हैं, उनको बड़ी समस्या हो सकती है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप व्यापक हित पे ध्यान दे रहे हैं, स्वयं हेतु काम कर रहे हैं। पांचवा जो डिलेमा होगा वो क्या होगा, समानुभूति बनाम निष्ठा। समानुभूति बनाम निष्ठा का वह छात्र जो फीस के अभाव में ट्यूशन से वंचित है, तो आपने उनके प्रति समानुभूति दिखाई, आपको लगा यार बताओ उनकी जगह आप रहते तो आपको कितना बुरा लगता। तो आप
आप क्या करें, उन छात्रों के समर्थन में है कि आप प्राध्यापक के प्रति जो आपकी निष्ठा है यानी परामर्शदाता के रूप में आप वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यही चीज अलग अलग तरीके से आपको घुमा घुमा के लिख देनी है, 2-4 वैल्यूज के बीच में द्वंद्व बता देना है। आप एक चाहें तो आपका मन हो तो छठवां लिख सकते हैं, हितों का संघर्ष। हितों का संघर्ष क्या है, ये दुविधा क्या है, ये आपके समक्ष नहीं है लेकिन आप लिख सकते हैं। ये है हितों का संघर्ष, जो बच्चे कोचिंग पढ़ रहे हैं वो फेल हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, लेकिन प्रश्न की जो ओरिजिनल डिमांड है, प्रश्न की ओरिजिनल डिमांड यहाँ पे आप पढ़िए, क्या लिखा है, आप किन दुविधाओं का सामना कर रहे हैं। तो हितों का संघर्ष आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो मत ही लिखिए इसको रहने दीजिए, हितों का संघर्ष लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब पूछा है कार्यवाही, तो मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कशन किया कि आपको कार्यवाही विकल्पों के साथ नहीं बतानी है, आपको सीधे बताना है कि मैं 1 2 3 4 स्टेप लूंगा। और मैंने जो शुरू में आपको पॉइंट ऑफ फोकस बताया था कि कुछ लोग इसके विरोध में भी हैं, कुछ लोग इस चीज का समर्थन भी कर रहे हैं। जो विभागाध्यक्ष है वो 4 महीने बाद ही रिटायर होने वाला है। ठीक है, विभागाध्यक्ष ने आपको एक बार समझाया है, आपको इन सब चीजों के आधार पर आपको कार्यवाही करनी होगी। यानी आपको हर चीज जो इस केस स्टडी में हर चीज बताई गई है, हर पॉइंट है, उस पर आपको अपना जो आप डिसीजन मेकिंग आपकी होगी वो वस्तुनिष्ठ डिसीजन मेकिंग होगी। मतलब हर तथ्यों पर सोच विचार के अपना डिसीजन जो आप कार्यवाही कर रहे हैं उसका डिसीजन लेंगे। तो कार्यवाही पहली क्या होगी, वैधता की जांच। ठीक है, मैंने जो ऑलरेडी शुरू में बताया कि क्या कॉलेज के नियमों में निजी ट्यूशन देना वैध है अथवा अवैध है, तथा क्या इसके लिए फीस आरोपित की जा सकती है। जैसे कई जगह क्या होता है कि आप ठीक है कोचिंग निजी पढ़िए लेकिन फीस नहीं मिलेगी आपको, जो कोचिंग पढ़ाएगा उनको फीस नहीं दी जाएगी। तो ये चेक आपको करना पड़ेगा, आपको नियम देखना पड़ेगा कि ये लोग जो कोचिंग पढ़ा रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं है भाई कॉलेज में ही कहा गया है कि आप निजी ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, कॉलेज के रूल बुक में है कि निजी ट्यूशन पढ़ाइए, तो ठीक है तो पढ़ाने दो, तब क्या दिक्कत है भाई, तब किसी का क्या जा रहा है। तब बशर्ते आपको बस एक चीज देखना होगा, आपको जो जांच करना होगा वो यही करना होगा क्या जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए कोई भेदभाव उनके साथ ना हो, उनके समानता के अधिकार का उल्लंघन ना हो, केवल आपको ये चीज रखना होगा। लेकिन पहले तो आपको ये भी चेक करना होगा, जो आपकी वस्तुनिष्ठा होगी कि आप देखेंगे कि वैध है, ये जो काम कर रहे हैं वो वैध है कि वो अवैध है। ठीक है, तो एक पॉइंट यहां से आ जाएगा। दूसरा समर्थन। समर्थन क्या, आपने शुरू में पढ़ा कि कुछ अध्यापक इस निजी कोचिंग के विरोध में हैं, तो आप क्या करेंगे, उनसे समर्थन लेंगे, उससे हस्ताक्षर मांगने का प्रयास करेंगे जो निजी ट्यूशन के विरोध में है, जो इनको समस्या मांगते हैं, ताकि इसका विनियमन हो सके, ताकि क्या हो, इसका कंट्रोल हो सके। भाई सीधी बात है, अगर कुछ अध्यापक मिलके कहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो प्रबंधन होगा वो बात को सुनेगा। ठीक है, अच्छा तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज आपको एक ध्यान में रखना है, यहां पर एक चीज मैं क्लियर कर दूं शुरू में ही, और मैंने इसीलिए शुरू में ही बोला कि मैंने टाइप 1 टाइप 2 चीजों में इन चीजों को बता रखा है। टाइप 1 टाइप 2 जो केस स्टडी डिस्कशन की है उसमें इन चीजों को बता रखा है। आपको अपना पद देखना है, पद क्या है, आप शिक्षक हैं, शिक्षक हैं, आपको अपनी औकात के हिसाब से भी काम करना है। मतलब शिक्षक हैं, आप ये नहीं कर सकते कि विभागाध्यक्ष, आप ऐसा नहीं ले सकते कि मैं विभागाध्यक्ष के खिलाफ जांच करवा दूंगा, चाहे जांच का ऑर्डर दे दूंगा, आदेश कर दूंगा। आपकी औकात नहीं है भाई, वो विभागाध्यक्ष और आप शिक्षक हैं, आप जांच का आदेश कैसे दे सकते हैं। आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, प्रबंधन जो है स्कूल का प्रबंधन जो कि विभागाध्यक्ष के ऊपर है, जो कॉलेज का प्रबंधन है, आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एक लेटर लिख सकते हैं कि जांच की जाए, हस्ताक्षर सहित मांग कर सकते हैं, आप डिमांड कर सकते हैं, न कि आप जांच करा सकते हैं। तो जो आपका पद है, आपको पद के लिमिटेशन पता होने चाहिए, आपको अपने पद की शक्तियां पता होनी चाहिए कि आपके पद में आपको कितनी शक्ति दी गई है। तो इस बात का ध्यान में रखें, नहीं तो क्या होगा कि सीटी आप बहुत ही उठपटांग लिख देंगे और नंबर बिल्कुल नहीं मिलते हैं। जो आप ऐसे कुछ भी आंसर लिख देंगे कि विभागाध्यक्ष के खिलाफ मैं जांच करवा दूंगा, विभागाध्यक्ष अगर गलत पाए गए तो उनको सस्पेंड करा दूंगा, तो ये सब आपके बस का नहीं है। तो इस बात को आप अवश्य समझने का प्रयास करें। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हो गया कि मैं समर्थन लूंगा उन टीचरों का जो निजी ट्यूशन को समस्या मांगते हैं। तीसरा पॉइंट हो जाएगा निष्पक्ष जांच करने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। क्या लिखिए, देखिए, कॉलेज की स्वतंत्र जांच कमेटी का रिक्वेस्ट करूंगा। ठीक है, जिससे स्पष्ट हो सके कि कुछ छात्रों को अनुचित लाभ दिया गया। तो यहाँ पे लिख दीजिए निष्पक्ष जांच का अनुरोध करूंगा। इसको थोड़ा सा क्लियर लिखने बहुत ही आवश्यक है, मतलब ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नहीं तो आपके 1 नंबर ऑब्वियसली कट जाएंगे अगर आपने ये लिख दिया कि मैं निष्पक्ष जांच करूंगा या करवाऊंगा। ठीक है, आप खुद से भी जांच नहीं कर सकते, आपको इस बात को समझना होगा। ठीक है, आप खुद से जासूस विजय या व्योमकेश बख्शी डिटेक्टिव नहीं बन सकते। आपको निष्पक्ष जांच के लिए आवेदन करना होगा, अनुरोध करना होगा जो प्रॉपर चैनल है उनके माध्यम से। तो आपने क्या किया, निष्पक्ष जांच का अनुरोध किया जिससे स्पष्ट हो सके कि कुछ छात्रों को अनुचित लाभ दिया गया। इसके लिए कॉलेज की स्वतंत्र जांच कमेटी के लिए आप अनुरोध करेंगे। ठीक है, चौथा, आपको यह भी ध्यान रखना है कि यार वो आपके परामर्शदाता है, आप इनको एकदम अकेले नहीं छोड़ सके। तो आपको क्या करना है, आपको इसको अपने पक्ष में यूज करना है। आपके परामर्शदाता यानी आपके रिलेशन उनके साथ बहुत पॉजिटिव रिलेशन होंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे, चूंकि विभागाध्यक्ष मेरे परामर्शदाता भी रहे हैं, अतः उनसे इस विषय पर चर्चा करूंगा।
जांच आवेदन से पूर्व एक बार उनसे पहले ही बात करूंगा कि देखिए आप मैं जांच करवा दूं या तो आप मुझे सच सच बताइए, मुझे कुछ बताइए कि क्या चल रहा है। तो आप कहेंगे उनसे एक बार चर्चा करेंगे ताकि उन्हें चेतावनी दे सकें, आप उनको समझा सकें कि आप गलत कर रहे हैं। अगर आपने नंबर बढ़ाया है या आप जानते हैं कि अन्य टीचर भी नंबर बढ़ा रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। उनको एक बार आप चेतावनी दे देंगे कि मैं जांच के लिए आवेदन कर दूंगा, तथा हो सकता है कि वह इस समस्या को जड़ के समाधान हेतु मान जाएं। अनुनयन का आप प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके कार्यकाल के केवल 4 महीने ही शेष हैं, तो वो सोचेंगे यार अब मरने वाले हैं, मतलब कार्यकाल समाप्ति होने वाली है, मरने वाले नहीं है। तो सोचेंगे कि यार अब स्कूल से जाने वाले हैं, जाते जाते क्यों ना बहुत अच्छा कर दिया जाए, है ना, इतना अच्छा कर दिया जाए कि बच्चे और जो लोग हैं यहाँ पे मेरा नाम लें। तो उनके कार्यकाल के 4 महीने शेष हैं, तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं उनसे डायरेक्ट डिस्कशन करके। यानी आप उनसे अगर डिस्कशन करेंगे, एक बात चर्चा करेंगे, तो हो सकता है वही आपको उपाय बताएं कि ये चीज बंद हो जाए, ये धंधा बिल्कुल मंदा हो जाए। तो आप ये काम करेंगे कि जड़ अनुनयन का, इसके लिए क्या करेंगे, आप परसुएशन का प्रयोग करेंगे। तो परसुएशन कई तरीके से होता है, आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं अलग अलग तरीके से परसुएशन। दंड के भय के द्वारा आप उनको बता सकते हैं कि देखिए मान लीजिए आपके 4 महीने ही बचे हुए हैं। एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, लिखने की एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, 250 शब्द लिमिटेड हमारे पास। आप उनको भय से समझाएंगे, ठीक है। मैं जस्ट बता रहा हूं कि अगर कोई अगली की स्थिति आ जाए कि कैसे आप मनाएंगे विभागाध्यक्ष को, मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, इसी में एक नया क्वेश्चन क्रिएट कर दे कि आप विभागाध्यक्ष को आपको मनाना है कि भाई मान जाओ और जांच करवा लो, तो आप कैसे मनाएंगे? तो आप उसको भय दिखाएंगे कि देख लो यार, तुम्हारी जितनी इज्जत बनी है, 25 साल नौकरी हो गए तुम्हारे, जितनी इज्जत बनी है सारी इज्जत की लुटिया डूब जाएगी अगर बाद में बात आ गई कि आप नंबर बढ़ाते थे मुफ्त के, ठीक है। फिर आप कहेंगे यार कितनी अच्छी चीज़ है, सकारात्मक आप बोलेंगे, है ना, बहुत पॉजिटिव दिखाएंगे, यार बताओ कितनी अच्छी चीज़ है। आप 2-3 लोगों का एग्जाम्पल देंगे, बहुत अच्छे अच्छे लोग जो कि टीचिंग में मतलब नंबर 1 पे थे, कहेंगे कि देखिए ये लोग हैं, ये लोग ऐसे ऐसे करते थे, कभी आज तक कोचिंग नहीं पढ़ाई, फ्री में। जैसे आनंद कुमार का एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, है ना, अब इस सुपर 30, तो आप बता सकते हैं कि ये लोग देखिए इतना अच्छा अच्छा शिक्षा के क्षेत्र में काम किए। तो आप क्या करेंगे, सकारात्मक तरीके से बात करके उनको अनुनयन, उनको मनाएंगे कि आप बहुत अच्छा कर सकते हो यार, मतलब आप बता दोगे तो कितने लोग का भला हो जाएगा। भगवान का डर दिखाएंगे कि देखो भगवान भी तुम्हें माफ नहीं करेगा अगर तुम ऐसे ऐसी हरकतें करोगे। तो अनुनयन का आप प्रयोग करेंगे, बेसिकली इस बात को ध्यान में रखिएगा। फिर 5वां, यदि वह सहमत नहीं है तो निष्पक्ष जांच हेतु आप आवेदन करेंगे। तो यहां पर आपने उनसे बात की, उनको चेतावनी दी, क्योंकि आपके वो परामर्शदाता रहे, तो आपका एक फर्ज बनता है कि उनके प्रति भी अपनी निष्ठा दिखाएंगे। लेकिन अंत में आपको क्या होगा, अंत में अगर वो नहीं मानते हैं जांच के लिए, अंत में वो नहीं करते हैं, अंत में आपकी हेल्प नहीं करते, तो आपको क्या करना होगा, निष्पक्ष जांच हेतु आवेदन करना होगा। भले से इसके लिए आपकी नौकरी पे संकट आ जाए, लेकिन आपको निष्पक्ष जांच हेतु आवेदन करना होगा। यानी आपको क्या करना होगा, सार्वजनिक हित को व्यक्तिगत हित पर महत्व देना होगा। अच्छा, लेकिन आप केवल ऐसा ही नहीं छोड़ देते कि आपकी नौकरी पे संकट आ जाए, आप जानबूझ के ऐसा नहीं करेंगे कि आपकी नौकरी पे संकट आ जाए। तो उसका क्या उपाय करेंगे, उसके लिए उपाय के तौर पे आप क्या करेंगे, प्रबंधन से रिक्वेस्ट करेंगे कि आगामी मूल्यांकन टाल दिया जाए ताकि मूल्यांकन निष्पक्ष हो सके और विसिल ब्लोअर को सुरक्षा मिल सके। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर एक विसिल ब्लोअर के रूप में हैं, आप एक विसिल ब्लोअर के रूप में आप चीज़ों को बता रहे हैं, जो अनियमितताएं हो रही हैं उसको सामने रख रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, प्रबंधन से कहेंगे कि देखिए जो हफ्ते बार बाद मूल्यांकन होने वाला है उसको रोक दिया जाए, क्योंकि इससे हितों का टकराव हो सकता है और मुझे नंबर कम मिल सकते हैं, है ना। मूल्यांकन टाला जाए, बाद में निष्पक्ष मूल्यांकन की जाए, पहले इस मुद्दे की जांच की जाए। आप प्रबंधन को एक लेटर लिखेंगे, ठीक है। तो आपने क्या किया, जो आपके हित, जो नुकसान हो रहे थे उसको मिनिमाइज करने का प्रयास किया, अपना नुकसान आपने मिनिमाइज किया। भाई ये हो सकता है प्रबंधन माने ना माने, क्या करे, तो आपने कोशिश की, अपनी तरफ से कोशिश की आपका नुकसान कम हो, लेकिन आपको क्या करना है, अंततः आपको सार्वजनिक हित के साथ जाना होगा, ठीक है। अब मैंने निष्कर्ष नहीं लिखा, मैंने सुझाव दे दिया कि भविष्य में ऐसी गतिविधियां न हो, ऐसी दिक्कतें वापस ना आए, तो मैंने इस तरह से निष्कर्ष लिखा है। तो मैंने 2 सुझाव दे दिए, ठीक है। तो मैंने एक सुझाव दिया कि शिक्षकों के मूल्यांकन हेतु 360 डिग्री निष्पक्ष फीडबैक हो, ठीक है। जैसे क्या था पहले, तो ये है ना, यहाँ पे अभी कॉलेज में क्या चल रहा है कि शिक्षकों का मूल्यांकन हो रहा है, तो शिक्षकों का मूल्यांकन जो विभागाध्यक्ष है वो रिपोर्ट दे रहा है अपने सामने, 360 डिग्री हो, मतलब जो शिक्षक के सहकर्मी हैं, जो शिक्षक के नीचे कनिष्ठ शिक्षक हैं, ठीक, असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं, सबसे कुछ ना कुछ फीडबैक लिया जाए। तो 360 डिग्री फीडबैक आधारित मूल्यांकन हो। दूसरा, कमजोर बच्चों हेतु निजी ट्यूशन के बजाय कॉलेज समर्थित ट्यूशन चलाया जाए, ठीक है। तो निजी ट्यूशन न हो, कॉलेज ही समर्थित ट्यूशन हो सकता है उनको अगर पैसा देना भी हो, जो टीचर पढ़ा रहे हैं ट्यूशन, तो उनको क्या किया जाए, उनको कॉलेज द्वारा ही पैसा दिया जाए, ना कि गरीब बच्चों द्वारा। तो ये काम किया जाए, क्योंकि हो सकता है कई बच्चे ऐसे कमजोर हों, उनको वाकई में कोचिंग की जरूरत हो, तो आप उनके भी हितों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो आपको ये ध्यान रखना हो, उनके लिए आप क्या करें,
उनके लिए निजी ट्यूशन की बजाय आप कॉलेज समर्थित ट्यूशन कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ IIT रुड़की में मैंने वही एग्जांपल लिखा। IIT रुड़की में क्या होता था, एकेडमिक रीइंफोर्समेंट प्रोग्राम होता था। इसमें बेसिकली क्या होता था, जैसे मैं फर्स्ट ईयर में मेरे बहुत अच्छे नंबर थे, मैथमेटिक्स में मेरी A+ ग्रेड थी, तो उससे क्या होता था, हम जो सेकेंड ईयर में बच्चे थे, जो मतलब जब हम फर्स्ट ईयर में थे, तो फर्स्ट ईयर में जो हमारे साथ, जैसे मेरी ग्रेड बहुत अच्छी, हो सकता है कई लोग फेल हुए थे जिनकी F ग्रेड आई हो, फेल हो गए थे, ठीक है, तो उन लोगों को हम लोग पढ़ाते थे, हम लोग इनको पढ़ाते थे, इन लोगों को अगले साल इंप्रूवमेंट का मौका देते थे कि अगले साल ये लोग वापस जो नेक्स्ट ईयर मतलब जब जाएं तो इनके एग्जाम अच्छे हो जाएं और ये पास हो जाएं सब्जेक्ट में। तो हम लोग पढ़ाते थे और इसके लिए कॉलेज हमें 750 रुपये पर घंटा देता था। अगर हम 1 घंटा पढ़ाएंगे तो हमें 750 रुपये मिलते थे। तो ये तरीका यूज़ किया जाए कि बच्चे जो तेज बच्चे हैं उनका उपयोग किया जाए, ठीक है। मैंने मैथमेटिक्स काफ़ी पढ़ा है फर्स्ट ईयर के बच्चों को, तो मेरा इंटरेस्ट था, शुरू से ही पढ़ाने में थोड़ा मोड़ा रहा है इंटरेस्ट, तो करता हूँ कभी कभार। अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन GS पेपर 1 का, शहरी अपराधों में। अब सीधे सोसाइटी का आजकल डिस्कशन कर रहा है। सोसाइटी आप लोग का खत्म ही हो जाएगा, मतलब सोसाइटी के जितने क्वेश्चन हो सकते हैं ना, मैं यहीं पे करा दूंगा। मैक्सिमम 60-70 क्वेश्चन अगर करा दूंगा सोसाइटी के, तो आप लोग का सोसाइटी का सिलेबस ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो लगातार 2-3 दिन से मैं वही कर रहा हूँ, सोसाइटी 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 देख रहे होंगे आप, चल रहा है। तो प्रश्न है, शहरी अपराधों में बढ़ोतरी भारत में शहरीकरण की अनियोजित और तीव्र प्रकृति की विकटता का एक सूचक है। चर्चा कीजिए। तो पहला काम आपको चर्चा करना है किस चीज की, कि भारत में जो शहरीकरण की अनियोजित और तीव्र प्रकृति है, मतलब तीव्र गति से और अनप्लान्ड जो अर्बनाइजेशन है, वो क्या है, वो क्या है, शहरी अपराधों में वृद्धि उसका एक कारण है, मतलब समझिएगा, ठीक है। शहरी अपराधों में वृद्धि क्या है, किसका कारण है, शहरी नियोजन की जो अनियोजित प्रकृति है और तीव्र प्रकृति है उसका एक सूचक है कि शहरी अपराध बढ़ रहे हैं, तो मतलब प्रूव हो रहा है कि भारत में शहरीकरण अनियोजित है। दूसरा आपको क्या चर्चा करनी है, भारत में शहरी अपराधों के मुद्दे से निपटने के लिए अपनाए जा सकने वाले उपायों को सूचीबद्ध करना है। तो दूसरा आपको काम करना है कि क्या उपाय अपनाए जाएं कि सूचीबद्ध हो जाए। तो मैं पहले ही बता देता हूं, एक बार इंग्लिश में पढ़ देता हूं। द सर्ज इन अर्बन क्राइम इज ग्रिम रिमाइंडर ऑफ द अनप्लान्ड एंड रैपिड नेचर ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया, यानी ग्रिम रिमाइंडर है। डिस्कस also list measures that can be taken to tackle the issue of urban crimes in India, ठीक है। तो अर्बन क्राइम का जो मुद्दा है उसको कैसे टैकल किया जाए, इसका आपको मीजर को लिस्टिंग करनी है, केवल तो लिस्टिंग कर देनी है, 1 2 3 4 लिस्ट कर देनी है। अच्छा, ठीक है। इंट्रोडक्शन क्या होगा, इंट्रोडक्शन आप बता सकते हैं कि भारत का जो शहरीकरण है बहुत ही अनियोजित है। फॉर एग्जाम्पल आप बता सकते हैं, यूनाइटेड नेशन के अनुसार इंग्लिश में एक वर्ड यूज किया जाता है, द अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया इज हिडन एंड मेसी, ठीक है, लियोनल मेसी नहीं है ना, ये मेसी मतलब आप कह सकते हैं इसको बहुत ही हैपहजार्ड, मतलब अब इंग्लिश वर्ड याद है, चाओश क्या बोलते, जो भी है, हिडन है और मेसी है, मतलब बहुत ही बिखरा हुआ है, छुपा हुआ और बिखरा हुआ है। जैसे मान लीजिए अगर आप यूनाइटेड नेशन की डिफिनीशन को देखें 5000 पॉपुलेशन वाली, तो इंडिया के पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया की 50% आबादी वर्तमान में शहरों में रह रही है, लेकिन हमारी जनगणना कहती है कि 31% ही शहरीकरण है, ठीक है, क्योंकि डिफिनीशन काफी है कि 2/3 लोग, ऐसे डिफिनीशन है शहरीकरण की। तो आप ऐसा कुछ इंट्रोडक्शन में बता सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट ऐसा ऐसा कह रही है, ठीक है। फिर आप आंकड़े बताएंगे कि शहरी अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है, इसको प्रूव करेंगे। फिर तो आप बताएंगे कि शहरीकरण की अनियोजित प्रकृति कैसे इससे संबद्ध है, ठीक है, ये तो आप ऐसे बताएंगे। तो पहले आप क्या बताएंगे, शहरी अपराधों में वृद्धि के कुछ आप आंकड़े देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, एनसीआरबी के अनुसार 2015-16 में शहरों में ग्रेटर देन 7% अपराध में वृद्धि हुई है। अगर मैं और डिटेल में बात करूं तो 7.3% आईपीसी के तहत जो रजिस्टर्ड अपराध होते हैं, जिसमें हत्या, बलात्कार, डकैती, ठीक है, ये सब जो है भारत के शहरों में वृद्धि हुआ है 7.3%, एक साल में इसका ग्रोथ हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, आपने इंट्रोडक्शन में बता दिया। अब मेन बॉडी आप कैसे लिखेंगे, इस पे बताएंगे कि शहरी अनियोजित जो शहरीकरण है, तीव्र शहरीकरण है, वो क्यों अपराध में वृद्धि करता है। यही तो चर्चा करनी है कि क्यों अनियोजित शहरीकरण के कारण अपराधों में वृद्धि हो रही है। तो आपको सोचने का तरीका सबसे बढ़िया है, मलिन बस्ती सोच लीजिए। और जो लोग दिल्ली के घिटोरनी को देखे होंगे, जैसे मैं गया था जब इंटरव्यू में, मैंने देखा था और काफी उसके बारे में सुना, केस स्टडी पढ़ी, जो लोग घिटोरनी के बारे में जानते होंगे वो लोग का आंसर यहाँ पे घिटोरनी सोचिए, आंसर कंप्लीट, ठीक है। मलिन बस्ती, कोई भी एक मलिन बस्ती उठा लीजिए, धारावी, उसको सोचिए कि बेसिकली देखा जाता है कि शहरीकरण, शहरी क्षेत्र में जो अपराध हैं ज्यादातर संबद्ध है मलिन बस्तियों से। जितने अपराध ग्रोथ हो रहे हैं, चाहे अपराधी हो या अपराध के जो जगह है जहां पे अपराध होता है, दोनों अधिकतर, मतलब मैं कहूं 90%, ठीक है। अब देखिए, सलमान खान भी मार दे रहे हैं, किनारे जो लोग सो रहे हैं
ठीक है, और ट्रैफिक के किनारे, तो उन लोगों को सलमान खान भी कुचल के मार दे रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, शहरी अपराध ही हुआ। लेकिन इस बात को आप समझिएगा कि ये 10% में आते हैं, उन टॉप 10% में आते हैं जो लोग पढ़े लिखे और अपराधी बन जा रहे हैं। 90% जो अपराध है वो कहाँ से आ रहे हैं? वो आ रहे हैं आपके ये मलिन बस्तियों से, जो मलिन बस्तियां हैं। और यहाँ मलिन बस्तियों में काफ़ी समस्याएं इस वजह से, अगर सोसाइटी के रूप में आप देखें, समाज की प्रॉब्लम समझे, तो इस कारण से अपराधीकरण हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं इसी चीज को चर्चा करूंगा। तो कैसे चर्चा करूंगा? अनियोजित शहरीकरण हो रहा है। अनियोजित शहरीकरण का मतलब कहीं भी जनसंख्या आ रही है, कितनी भी जनसंख्या आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पर अगर चाहें तो एक मैप बना दें, एक इंडिया का मैप बनाए जल्दी से। ठीक है, यहाँ पर आप दिखा दें दिल्ली, यहाँ पर मुंबई, यहाँ पर मुंबई है, यहाँ पर चेन्नई है, यहाँ पे कोलकाता है। ठीक है, और क्या है ये देखिए, ये आप इसको कह सकते हैं आप प्रवास, ये प्रवास का मैपिंग है। यानी प्रवास यहाँ पर हो रहा है सेंटर ना, ये प्रवास का सेंटर है, ये प्रवास का सेंटर है, और ये प्रवास का सेंटर है दिल्ली। अच्छा देखिए, भारत में शहरीकरण क्या है? टियर 1 सिटी अगर आप देखेंगे तो टियर 1 सिटी में 66% शहरी आबादी केवल टियर 1 सिटीज में रहती है। यानी जो दिल्ली, मुंबई जैसे जो 10 मिलियन प्लस जो जनसंख्या वाले जो भारत के शहर हैं, वहां पे सबसे ज्यादा शहरीकरण है, यानी असंतुलित शहरीकरण देखा गया है। जो छोटे शहर हैं उसकी जनसंख्या बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आप देखें कि यहाँ पर दिल्ली, कोलकाता, बॉम्बे, चेन्नई, यहाँ पर शहरीकरण बहुत ज़्यादा है, यानी शहरी आबादी बहुत ज़्यादा यहाँ पर है। तो असंतुलित जनसंख्या है। देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या, बाकी जगह उतनी जनसंख्या नहीं। इससे क्या हो रहा है? संसाधन कम पड़ जा रहे हैं। संसाधन कम पड़ जाएंगे तो उनके बीच में प्रतिस्पर्धा होगी, और प्रतिस्पर्धा होगी तो तनाव होगा, तनाव होगा तो अपराध बढ़ेंगे। और ऑलरेडी मैंने अभी कुछ दिन पहले ही चर्चा किया था माटी के लाल का सिद्धांत, देखेंगे आप 2-3 लेक्चर पहले ही इसको मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया है। सेम क्वेश्चन है, शहरीकरण में अपराध में एक पॉइंट सीधे आ रहा है, क्षेत्रवाद की वृद्धि भी तो शहरीकरण का अपराध ही है। तो क्यों हो रहा है? बेसिकली क्योंकि संसाधनों की प्रतिस्पर्धा के कारण शहरी अपराध हो रहे हैं। ठीक है, इस बात को समझिएगा। दूसरा पॉइंट, मलिन बस्तियां। मलिन बस्तियां क्या होता है? यहाँ पे मलिन बस्तियों में सामाजिक अलगाव होता है। जैसे आप देखेंगे हाईवे के किनारे इस साइड मलिन बस्तियां हैं, और इस साइड बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटी हैं, जिसको हम कहते हैं गेटेड कम्युनिटी। गेटेड कम्युनिटी है। ठीक है, आप देखेंगे दिल्ली में, नोएडा में देखेंगे तो वहाँ पे DLF की सोसाइटी, बड़ी बड़ी सोसाइटीज हैं। साथ में रोड के दूसरे पार आप देखेंगे तो लोगों ने क्या किया? झुग्गी बना रखी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या है? मलिन बस्तियां, सामाजिक अलगाव हो जाता है। देखिए इस समाज का जो अमीर समाज है और जो गरीब समाज है, इनके मध्य अलगाव हो जाता है। और जो गरीब लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? शराब, जुआ, नशीली दवाएं, इन सब का अड्डा हो जा रही है। वहां पर आप देखेंगे रैकेट्स चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब काम खूब होता है, जम के होता है। तो इससे अपराध में वृद्धि होती है। सीधी बात है, नशीली दवाएं चलेंगी, जुआ चलेगा, शराब चलेगा, तो ये सब व्यसन जो है वो क्या करते हैं? अपराधों को वृद्धि देते हैं। ठीक है, तो अपराधों की वृद्धि में पहला कारण क्या होगा? मलिन बस्तियों का सामाजिक अलगाव। दूसरा कारण हो गया मलिन बस्तियों का सापेक्षिक वंचन। ठीक है, मलिन बस्तियां दिमाग में सोचिए, देखिए कैसे हो जा रहा है। सापेक्षिक वंचन मतलब उनको जल, वायु, इसके अलावा आप कहेंगे स्वच्छ पानी, अच्छा जल हो गया, सैनिटाइजेशन, स्वच्छता, लाइट, बिजली, ठीक है, सड़क, सीवेज, जो मूलभूत आवश्यकता है उनके प्रति भी इनकी सापेक्षिक वंचना है। जबकि जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज हैं जहां ये लोग काम करते हैं, आप देखेंगे हर चीज की व्यवस्था बढ़िया होती है। तो सापेक्षिक वंचना है, गरीबी होती है इनके पास बहुत ज्यादा, तो अपराध में वृद्धि होती है। वो लोग भी तो सोचेंगे यार कि यार हम क्यों इतने गरीब क्यों? हमारा मकान मालिक कमा रहा है महीना में 60 लाख रुपया और हमको दे रहा है 600 रुपया, इतना भी देने में 50 बार सुना रहे, तो ऐसा क्यों? तो क्या करेंगे? जाएंगे, कहेंगे चलो तुम जाओ भगवान के पास, यहाँ रहने से तुम्हारा फायदा नहीं है। ठीक है, तो शहरी अपराध को वृद्धि क्या दे रही है? गरीबी एक प्रमुख कारण है जो शहरी अपराध को वृद्धि दे रही है, और सापेक्षिक वंचना इसमें वृद्धि करती है। तीसरा, बच्चों के ऊपर प्रभाव। ठीक है, देखिए जो शहर है, बेसिकली जो शहर है वहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ है, बहुत भीड़ भाड़ है, बच्चों के ऊपर काफ़ी निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। खास करके जो मलिन बस्तियों में बच्चे रहते हैं वो बचपन में ही सिगरेट फूंकना, ठीक है, जुआ खेलना, ये सब सीख जाते हैं। आपने स्लम डॉग मिलेनियर देखा ही होगा, स्लम डॉग मिलेनियर लोगों ने देखा ही होगा। तो काफ़ी बुरी बुरी आदतें हो जाती हैं। उनके पास निजता नाम की कोई चीज़ नहीं होती। भाई एक छोटी सी झुग्गी है, उसी में 5-6 लोग का सदस्यों का परिवार रह रहा है, तो कोई निजता नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो आप देखेंगे महिलाओं के प्रति जो अपराध हैं वैसे ही बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? इस कारण से अपराध और बढ़ जाता है। तीसरा, बेरोजगारी। बेरोजगारी है तो शहर में आए होते हैं पैसे कमाने, और यहाँ पर भी उनको रोजगार नहीं मिलता है, तो कहते हैं पैसा कमाने का दूसरा और आसान रास्ता अपनाना पड़ेगा, तो यो यूज कर लेते हैं। ठीक है, इस बात को समझिएगा। तीसरा, चौथा क्या है? क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बता ही दिया एक पॉइंट कि संसाधनों की प्रतिस्पर्धा है। तो आप देखेंगे
क्षेत्रवाद क्रिएट हो रहा है, ये भी शहरी अपराध की वृद्धि का एक कारण है। ठीक है, तो आप ये 4-5 पॉइंट में बता सकते हैं कि जो अनियोजित शहरीकरण है वो किस प्रकार, जो अपराध में वृद्धि है वो किस प्रकार अनियोजित शहरीकरण का एक सूचक है। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। अब समाधान पूछा है, तो समाधान में 2-3 चीज आपको ध्यान में रखनी है। देखिए, एक तो आपको याद रखना है निर्भया फंड, इसका जरूर यूज करें जब आपको अपराधों का समाधान देना है, तो खास कर एक महिला अपराध को अवश्य जोड़ें, और निर्भया फंड का उचित प्रयोग। ठीक है, मैं पहले 1-2 पॉइंट बता दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे आंसर में, भले से मैंने यहाँ पे लिखा हो नहीं लिखा, आपको दिमाग में रहना चाहिए। दूसरी चीज, अपराधों को कम करने के लिए आपने सुना होगा पिंक बसेस, जो सार्वजनिक खास करके महिला अपराध, शहरीकरण में एक अपराध तो महिलाओं के खिलाफ हो रहा है ना, ये इस पे आप स्पेशल एक फोकस रखें, एक पैराग्राफ या एक पॉइंट स्पेशल महिलाओं के लिए आप अवश्य रखें। तो आप क्या बता सकते हैं सुझाव कि इनके लिए पिंक बसेस चलाई जाए, यानी सार्वजनिक परिवहन इनके लिए स्पेशल चलाई जाए, पिंक पुलिस हो यानी स्पेशल महिला पुलिस हो। ठीक है, ये आप कुछ बता सकते हैं, स्पेशल सुझाव दे सकते हैं, निर्भया फंड का प्रयोग हो। ठीक है, अब देखते हैं मैंने क्या लिखा है यहाँ पे। तो समाधान क्या है, सतत एवं समावेशी शहरीकरण हो, यानी जो उपरोक्त समस्याएं हैं। देखिए यहाँ पे मलिन बस्तियां एक समस्या थी, सापेक्षिक वंचना, गरीबी, बेरोजगारी, ये सब समस्या, इसी कारण अपराध बढ़ रहे हैं। इन्हीं सब का समाधान हो जाए, इन्हीं सब का एक एक करके समाधान बता दीजिए, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने एक एक करके वही समाधान बता दिया। क्या बताया, सतत समावेशी शहरीकरण हो, बेरोजगारी एवं मलिन बस्तियों की समाप्ति हो, मतलब बेरोजगारी की समाप्ति की जाए, यानी रोजगार उपलब्ध कराया जाए, और मलिन बस्तियों का पुनर्वास हो। ये बात बताई। केवल लिस्ट करना है आपको, लिस्ट करना मतलब सीधे टू द पॉइंट ऐसे ऐसे लिख के आगे बढ़ जाइए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं स्वास्थ्य तक पहुंच हो, ठीक है, ताकि अपराध करने के बारे में न सोचे। सुसज्जित पुलिस बल हो, पुलिस बल पूरा हाईटेक हो, चीजों को ध्यान में रखे, रिएक्टिव ना हो, रिस्पॉन्सिव हो पुलिस बल फोर्स। ठीक है, निर्भया फंड का प्रयोग किया जाए, ऑलरेडी बता दिया, एक महिला सब चीज जोड़ लीजिएगा। दूसरी बात, शहरीकरण की एक बड़ी समस्या क्या है, शहरीकरण क्यों हो रहा है भारत में, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से पलायन हो रहा है, ये सबसे बड़ा कारण है शहरीकरण का, ग्रामीण क्षेत्र से जो पलायन हो रहा है। तो ग्रामीण क्षेत्र से पलायन को रोका जाए, यानी ग्रामीण क्षेत्र का एकीकृत विकास किया जाए, आप कह सकते हैं इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट IRD किया जाए। ठीक है, यानी आप चाहे तो निष्कर्ष में लिख सकते हैं स्मार्ट सिटी का विकास किया जाए, और स्मार्ट सिटी का विकास करने में ये ध्यान में रखा जाए इसके पूरक के तौर पे स्मार्ट विलेज भी आवश्यक हैं। इस तरीके का आप कुछ निष्कर्ष बता सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आप अब सॉल्व कर लेंगे, और ऑलरेडी मैं क्वेश्चन एक दिन पहले ही टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देता हूं, तो उसको आप देखते होंगे, सॉल्व करते होंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो अपने दोस्तों से कृपया इसे शेयर करें, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप लोग देख रहे हैं, अगर लगातार इस वीडियोस को देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब खुद कर चुके होंगे। आप अपने दोस्तों से भी इसे शेयर और सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद।